हेलो एंड वेलकम बैक टू सुपर 30 क्लासेस। इज यू नो हमारी 10th क्लास की इकोनॉमिक्स चल रही थी और हमारा चैप्टर चल रहा था मुद्रा और वित्तीय संस्थान। हम बात कर रहे थे मुद्रा और वित्तीय संस्थान के बारे में और लास्ट क्लास में हमने मुद्रा के जो सामान्य जो कार्य हुए, मुद्रा के जो सामान्यतः जो कार्य होते हैं सामान्य है ना, उन कार्यों के बारे में देखा कि किस प्रकार मुद्रा जो है एक विनिमय के माध्यम का कार्य करती है, किस प्रकार मूल्य के हस्तांतरण का कार्य करती है, मूल्य के मापन की इकाई का कार्य करती है ना। तो वो जो सामान्य कार्य है हमने कल की क्लास में देख लिए थे। आज की क्लास में हम बात करेंगे मुद्रा के अन्य कार्य तथा इसकी अर्थव्यवस्था में क्या भूमिका है उसके बारे में, है ना। आज बात करेंगे मुद्रा के जो कल जो कार्य देख लिए हमने, उनके अलावा जो अन्य कार्य हैं, उन अन्य कार्यों के साथ साथ इसकी अर्थव्यवस्था में क्या भूमिका है ना, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है हमारी इकोनॉमी में, उसके बारे में हम आज बात करें। तो स्टार्ट करते हैं। देखें, मुद्रा की सहायता से मूल्य का हस्तांतरण सुविधाजनक हो जाता है। देखो कि जैसे हमारे पास करेंसी है तो उस करेंसी को हम क्या कर सकते हैं, इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं, उसका हस्तांतरण किया जा सकता है ना। जैसे जब बार्टर सिस्टम था, जब आपके पास वस्तु विनिमय प्रणाली थी जिसको हम बार्टर सिस्टम कहते हैं, तो उसमें जो है उस मूल्य का हस्तांतरण करना संभव नहीं था, है ना। कि जैसे आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा था वस्तु विनिमय प्रणाली में, कोई उत्पाद खरीदा और उसके जो मूल्य उसका जो मूल्य है एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसको ले जाना, है ना, बहुत ही आसान नहीं था, बहुत ही डिफिकल्ट टास्क थी उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर हस्तांतरित करना, उसको ले जाना। लेकिन जब मुद्रा का आविष्कार हुआ तो हम आसानी से इस मूल्य का क्या कर सकते हैं, हस्तांतरण कर सकते हैं। हम उस करेंसी को अपने साथ रख सकते हैं, अपने साथ ले जाकर एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं। क्लियर। आगे देखिए, मुद्रा अर्थव्यवस्था में साख का आधार प्रदान करती है। नहीं, मुद्रा अर्थव्यवस्था में जो है साख का आधार प्रदान करती है। बात आती है साख क्या होता है ना। साख किसको कहते हैं, तो साख को अगर इंग्लिश में देखा जाए, इसको इंग्लिश में कहते हैं क्रेडिट। और आपने एक वर्ड सुना होगा लॉन, सुना है ना, लॉन यानी कर्ज लेना। तो कर्ज जो है उसी को हम साख कहते हैं, उसी को क्रेडिट कहते हैं, उसी को ऋण कहते हैं और उसी को लॉन कहते हैं। क्लियर। तो मुद्रा जो है, जब मुद्रा का आविष्कार हुआ, जब करेंसी का आविष्कार हुआ, तो उसके कारण ही हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से ऋण ले सकते हैं, है ना, उधार ले रख सकते हैं। जबकि ये सब वस्तु विनिमय प्रणाली में संभव नहीं था। वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या था कि आवश्यकताओं के दोहरा सहयोग होता था, है ना। दोनों व्यक्ति जो है जिनके बीच लेन देन हो रहा है, जिनके बीच विनिमय हो रहा है, दोनों व्यक्ति उसी समय वस्तु की मांग करते हैं, है ना, उनको उसी समय वस्तु देनी पड़ती है बदले में। लेकिन मुद्रा का जब प्रयोग होने लगा तो ऐसा संभव नहीं हुआ। हम जो है आवश्यकताओं के दोहरे सहयोग से हट गए। एक तो पहली चीज तो हमारी जो प्रॉब्लम थी वो समस्या दूर हो गई आवश्यकताओं के दोहरे सहयोग की। दूसरी, मुद्रा के आविष्कार से क्या हुआ कि हम स्थगित भुगतानों का मान करने लगे, दैट मींस हम फ्यूचर में जो है पेमेंट करने लगे। क्लियर। और जब मुद्रा का आविष्कार हुआ तो हम क्या करने लगे, अपनी जो अतिरिक्त जो राशि है उसको हम बचत करने लगे। इसके साथ साथ देखा जाए तो अब क्या होने लगा, मुद्रा के आविष्कार के साथ साथ हम लोगों को कुछ पैसा उधार भी देने लग गए, है ना। तो इसे उधार देने के लिए अनेक प्रकार की संस्थाएं आज विकसित हो चुकी है जो कि पहले नहीं थी। जैसे बैंक है ना, बहुत सारी फाइनेंस कंपनी है। तो ये क्या करती है, क्रेडिट देती है, लोन देती है, साख जो है साख प्रदान करती है। तो वही साख किसके द्वारा संभव हुआ, वही लोन किसके द्वारा संभव हुआ, मुद्रा के आविष्कार के द्वारा। क्लियर। देखें, लोग अपनी आय का एक हिस्सा बैंकों में मुद्रा के रूप में जमा करवाते हैं। हमने देखा था पहले भी कि जिसकी जो है मुद्रा क्या करती है, बचत का कार्य करती है ना। मुद्रा के मूल्य को हम क्या कर सकते हैं, बचा कर रख सकते हैं, संग्रहित करके रख सकते हैं। तो जब जिस व्यक्ति की आय उसके व्यय से अधिक होती है, उसके खर्चे से अधिक होती है। मैंने एग्जाम्पल भी दिया था कि माना आपकी आय 10,000 रुपये है और आपका खर्च जो है केवल 5,000 रुपये ही है, तो आप क्या करेंगे, जो शेष 5,000 रुपये है उनको बचत के रूप में रखेंगे, है ना। तो ये कार्य किसके द्वारा संभव हुआ, मुद्रा के द्वारा। क्लियर। देखें, लोग अपनी आय का एक हिस्सा बैंकों में मुद्रा के रूप में जमा करवाते हैं। अब ये जमा कहाँ करवाएंगे, बैंक में करवाएंगे। क्लियर। तो इस जमा धन से ही बैंक साख का सृजन करते हैं। अब हमने पैसा जमा कराया, हमारी जो आय थी वो खर्च से, हमारे व्यय से ज्यादा थी, तो हमने क्या किया, जो अतिरिक्त पैसा था उसको बैंक में जमा करा दिया हमारी बचत के रूप में। लेकिन इस अर्थव्यवस्था में अगर देखा जाए तो कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिनकी आय उनके व्यय से ज्यादा होती है, सॉरी जिनका व्यय उनकी आय से ज्यादा होता है। दैट मीन्स उनकी जो आय तो 10,000 ही है, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी आय तो 10,000 होने के साथ साथ उनका खर्च जो है वो 15,000 है, 12,000 है ना। तो ऐसे व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, बैंक से ऋण लेते हैं, बैंक से साख लेते हैं, है ना। तो ये साख जो है, इस साख का जो जनरेशन है, इस साख का निर्माण, इस ऋण का निर्माण कैसे होता है, हमारी जमा पूंजी से ही होता है। और ये सारा कार्य कौन करता है, बैंक करता है।
मुद्रा ने पूंजी को गतिशीलता प्रदान करके भी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। मुद्रा के द्वारा क्या हुआ है, पूंजी गतिशील होने लगी, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसका ट्रांसफर होने लगा, इसका परिवहन होने लगा, हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर मुद्रा को ले जा सके, है ना। मुद्रा के कारण ही पूंजी को एक उद्योग से दूसरे उद्योग में तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर आविष्कार हुआ, स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं, जबकि वस्तु विनिमय प्रणाली में ऐसा संभव नहीं था। क्लियर। आगे देखें, मुद्रा की सहायता से ही बचतों को निवेशों में परिवर्तित किया जाने लगा। यानी मुद्रा की सहायता से हम क्या करने लगे, हम बचत करने लगे, हमारा जो अतिरिक्त पैसा था उसको क्या करने लगे, बचत करने लगे। अब जब हमने बचत की और जब भविष्य में हमने उस बचत का उपयोग किसी और कार्य में कर दिया, हमने उस पैसों को कहीं और लगा दिया, हमने उन पैसों से कोई प्रॉपर्टी खरीदी, दैट मींस हमने क्या किया, निवेश किया। हमने क्या किया, कोई ना कोई निवेश किया, अर्थात मुद्रा जब आई तब हम क्या करने लगे, हमारी जो बचत है उसको निवेश में परिवर्तित करने लगे। क्या करने लगे, निवेश में परिवर्तित करने लगे, हम पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। अर्थव्यवस्था में बचतकर्ता तथा निवेशक दो अलग अलग वर्ग हैं। अर्थव्यवस्था में दो वर्ग होते हैं, एक तो बचत करने वाला और एक कौन होता है, निवेश करने वाला, है ना। बचतकर्ता अपनी बचतों को मुद्रा के रूप में बैंक आदि वित्तीय संस्थानों में क्या करते हैं, जमा करवाते हैं। यानी जिसके पास जो है अतिरिक्त आय होती है, अतिरिक्त पैसा होता है, वो क्या करते हैं, उसको बचत करते हैं। और कहाँ करेंगे, बैंकों में। क्लियर। और ये संस्थाएं व्यवसायियों को क्या करती है, निवेश हेतु यह मुद्रा उधार दे देती है। जैसे आपने पैसा जमा कराया, आपकी बचत है, आपकी आय जो है व्यय से अधिक है, तो आप क्या करेंगे, बैंक में पैसा जमा करा देंगे। क्लियर। तो बैंक क्या करेगा, उन पैसों को जिस व्यक्ति को आवश्यकता होती है ना, जिस व्यक्ति को ऋण लेना होता है, जिस व्यक्ति को साख लेना होता है ना, उनको क्या करती है, यह जो राशि है, यह मुद्रा जो है उधार दे देती है। फर्में या व्यवसायी मुद्रा को किसी उत्पादकीय निवेश में लगा देते हैं। और जो व्यवसायी जो है, जो पैसा उधार लेते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, उस मुद्रा को किसी उत्पादक इकाई में निवेश में लगा देते हैं। यानी कोई उत्पादन को बढ़ाने के लिए या कोई फैक्ट्री स्टेबलाइज करने के लिए, है ना, उत्पादन के कार्य में क्या करते हैं, उसको इन्वेस्ट करते हैं, निवेश करते हैं। इससे अर्थव्यवस्था की क्या होती है, उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है। इससे क्या होगा, अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी, अधिक से अधिक और अधिक उत्पादन होने लगेगा तथा अर्थव्यवस्था आर्थिक विकास के पथ पर अग्रसर होती है। क्लियर हो गई बात। तो मैंने आपको यहाँ पर मुद्रा के जो अन्य कार्य है वो समझाया कि मुद्रा का जब प्रयोग हुआ तो हम इसका क्या कर सकते हैं, आसानी से हस्तांतरण कर सकते हैं, इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जा सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से इसका परिवहन हो सकता है। और इसके साथ साथ बताया कि मुद्रा के प्रयोग के द्वारा लोग क्या करने लगे, अपनी बचतों को, अपनी जो अतिरिक्त आय है उसको बचत के रूप में संग्रहित करने लगे, है ना। और जब बचत के रूप में इसका संग्रहण हुआ, तो जब हमने बचत के रूप में इसको बैंक में, है ना, बचा के रखा, बैंक में जमा करवाया, है ना, वहां बचत के रूप में रखा, तो कुछ व्यक्ति ऐसे थे जिनका व्यय आय से अधिक है, तो उनको भी क्या है कि अपने आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता होती है। तो वो क्या करते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, बैंक से ऋण लेते हैं, बैंक से साख लेते हैं। और बैंक जब क्या करता है, अपना जो पैसा है उन लोगों को क्या करता है, ब्याज पर, है ना, कुछ निश्चित ब्याज दर पर उधार के रूप में, ऋण के रूप में देता है। और वो व्यक्ति क्या करेंगे, अपनी आवश्यकता को पूरा करेंगे। और कुछ व्यक्ति व्यवसायी होते हैं जो बैंक से ऐसा लोन लेते हैं और फिर वो क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी ना किसी कार्य में इन्वेस्ट करेंगे, जिससे क्या होगा, उस व्यक्ति की उत्पादक क्षमता में वृद्धि होगी, देश की उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी। और जब देश की उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी तो देश की आय में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। और जब देश की आय बढ़ती है, देश की उत्पादन क्षमता बढ़ती है, तो अर्थव्यवस्था जो है, वो जो देश है, वो अर्थव्यवस्था जो है ना, आर्थिक विकास के पथ पर क्या होती है, अग्रसर होती है। दैट मींस वहां का जो विकास है वो धीरे धीरे स्टार्ट हो जाता है, विकास जो है और अधिक होने लगता है। बात आती है निवेश की, कि सर निवेश किसे कहते हैं। तो देखिए, निवेश का तात्पर्य उस व्यय से है जो अर्थव्यवस्था में वास्तविक उत्पादन संपदा के स्टॉक में वृद्धि करता है। देखो, निवेश का मतलब क्या है कि अर्थव्यवस्था में पहले माना कि 100 यूनिट उत्पादन होता था। कितना होता था, 100 यूनिट। अब हमने क्या कर दिया, उस अर्थव्यवस्था में, उस देश में, है ना, अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है, देश है, एक देश की स्तर की बात करते देश होगा। तो उस अर्थव्यवस्था में अगर हमने कुछ और पैसा इन्वेस्ट किया, और मशीनरी नई लाए, और कुछ मजदूर नए लाए, है ना, हमने क्या किया, उनमें इन्वेस्ट ही किया, अर्थव्यवस्था में इन्वेस्ट ही कर रहे, निवेश ही कर रहे हैं, हम नए मजदूर लाए, है ना, और मशीनरी लाए, कोई नई टेक्नोलॉजी लाए, तो अब क्या होगा, उसके द्वारा उत्पादन क्षमता में क्या होगी, वृद्धि होगी। अब अधिक उत्पादन होगा। पहले 100 यूनिट हो रहा था, तब कितना होगा, माना 200 यूनिट हो सकता है, 300 हो सकता है, 400 हो सकता है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि निवेश एक ऐसा व्यय है, निवेश एक ऐसा व्यय है, एक ऐसा खर्च है जिसको करने से क्या होता है,
अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन क्षमता है उस उत्पादन क्षमता के स्टॉक में क्या होती है, वृद्धि होती है, अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता जो है वो बढ़ती है। क्लियर? आगे देखें, मुद्रा के द्वारा ही उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि या कल्याण की स्थिति को प्राप्त कर सकता है। जब मुद्रा उसको मिलती है उसके द्वारा क्या होता है, व्यक्ति अपनी जो अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है, दैट मीन्स अपनी जो आवश्यकताएं हैं उन सभी को क्या कर सकता है, पूरा करता है ना। यह कल्याण की स्थिति को प्राप्त करता है, अर्थात यह व्यक्ति का क्या करती है, कल्याण करती है। क्योंकि मुद्रा आसानी से विभाज्य है, क्योंकि मुद्रा का हम क्या कर सकते हैं, विभाजन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि जैसे किसी को 10 रुपए देने हैं, है ना, तो माना आपके पास 100 रुपए है तो आप खुला कर, है ना, एक्सचेंज करा सकते हैं उसको, है ना। तो ऐसे जो है मुद्रा को हम विभाजित कर सकते हैं। जबकि हमने देखा वस्तु विनिमय प्रणाली में कि हम मुद्रा का जो वस्तु थी उसका विभाजन नहीं कर पा रहे थे। आपके पास एक माना कि एक, मैंने एग्जांपल दिया था शायद, कि आपको एक भेड़ खरीदनी है और आपके पास एक घोड़ा है ना, आपके पास क्या है, एक घोड़ा, और आपको खरीदनी क्या है, भेड़। तो उस भेड़ के बदले घोड़ा दोगे तो महंगा होगा आपके लिए, है ना। और उस भेड़ की जो मात्रा है, भेड़ की जो मूल्य है, उसके मूल्य में अगर उस घोड़े को उसका उतना मूल्य घोड़े के रूप में देवे हम, दैट मीन्स घोड़े को काट के दे देवे, है ना, तो आधा घोड़ा दे भेड़ के बराबर अगर आधा घोड़ा दो तो वो आधा घोड़ा जो बचा शेष आपके पास वो भी किसी काम का नहीं, और जो आधा आपने दिया सामने वाले को वो भी किसी कार्य का नहीं। लेकिन ऐसा मुद्रा के द्वारा संभव हो सकता है। दैट मीन्स हम मुद्रा को क्या कर सकते हैं, आसानी से विभाजित कर सकते हैं, आसानी से बांट सकते हैं। अतः उपभोक्ता अपनी मुद्रा को विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर इस प्रकार व्यय कर सकता है कि उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। देखो अब व्यक्ति क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया। वह पहले तो क्या था, वो विभाजन नहीं कर पाता, तो किसी न किसी तरीके से बंधा हुआ था। लेकिन अब क्या कर सकता है, जैसी मर्जी आए उसकी, उस मुद्रा को अपने हिसाब से वो क्या करेगा, व्यय करेगा, वस्तु और सेवाओं को प्राप्त करेगा और अधिकतम संतुष्टि को प्राप्त कर सकता है। लेकिन जब वस्तु विनिमय प्रणाली थी तो उसकी जो संतुष्टि का स्तर जो था वो पूर्ण नहीं था। क्यों? क्योंकि उस जैसे भेड़ खरीदनी थी, उसके पास घोड़ा है तो वो नहीं होता, विनिमय संभव नहीं था ऐसी स्थिति में। लेकिन जब मुद्रा का प्रयोग होने लगा तो आसानी से जो ये है इस प्रकार के विनिमय संभव होने लगे। मुद्रा उपभोक्ताओं को वस्तुओं के चुनाव की स्वतंत्रता भी प्रदान करती है। मुद्रा क्या करती है कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता प्रदान करती है। आप फ्री हो, आप कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हैं। पहले क्या था, आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग था, आप बंधे हुए थे। जो व्यक्ति आपको प्रोडक्ट देगा, यानी पहले एग्जांपल दिया था मैंने आपको कि आपके पास बहुत सारे पेन है और आपको क्या खरीदनी है, नोटबुक खरीदनी है, तो आपको पहले उस पर्सन को ढूंढना पड़ेगा कि जिसके पास बहुत सारी नोटबुक हो और पेन लेना चाहे। दैट मींस आप क्या थे, बंधे हुए थे, गुलाम थे उस समय, है ना। लेकिन अब क्या हो गए, आप स्वतंत्र हो, आप किसी भी व्यक्ति के पास जाकर अपना प्रोडक्ट उससे खरीद सकते हैं और अपना प्रोडक्ट उस व्यक्ति को बेच सकते हैं। अब आप क्या हो गए, हमें स्वतंत्रता प्राप्त हो गई इस संबंध में। क्लियर? मुद्रा उत्पादन के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। देखो अभी मैंने बताया कि जब मुद्रा का प्रयोग अधिक होगा तो उत्पादन में क्या होगी, वृद्धि होगी, और जब आप मुद्रा का निवेश कम करोगे तो उत्पादन में क्या आएगी, कमी आएगी। क्लियर? तो मुद्रा के द्वारा श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण को अपनाने से बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव हो है। अब मुद्रा के द्वारा क्या कर दिया हमने, श्रम का विभाजन कर दिया, है ना, अलग अलग कैटेगरी में श्रम को बांट दिया, है ना, और क्या किया, उनको विशिष्टीकरण कर दिया। कोई विशेष व्यक्ति है, विशेष श्रमिक है ना, कुछ विशेष श्रमिक है जो स्पेशलाइज्ड है, वेल ट्रेंड है, और कुछ श्रमिक ऐसे हैं जो अशिक्षित हैं, उनको किसी प्रकार की शिक्षा नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है। तो इनमें क्या किया हमने, मजदूरों में भी, प्रत्येक व्यक्ति में भी, श्रमिकों में भी हमने क्या कर दिया, श्रम का विभाजन कर दिया, अलग अलग दृष्टि से उनको बांट दिया। क्लियर? विशिष्टीकरण तब घटित होता है जब एक आर्थिक संसाधन एक विशिष्ट वस्तु या सेवा को उत्पादित करता है ना। विशिष्टीकरण होगा कब होगा, जब एक आर्थिक संसाधन द्वारा हम क्या करेंगे, एक विशिष्ट वस्तु या सेवा का उत्पादन करेंगे। जब उत्पादक कार्य को विभिन्न श्रमिकों में उपविभाजित कर दिया जाता है तथा प्रत्येक इकाई श्रम वस्तु या सेवा के उत्पादन में एक विशिष्ट कार्य करता है तो इसे श्रम विभाजन कहते हैं। हम क्या करते हैं कि जब उत्पादन का जो कार्य कर रहे हैं उसमें जो विभिन्न श्रमिक हैं उस कार्य को क्या करेंगे, अलग अलग श्रमिकों में बांट देते हैं, है ना। जैसे एक फैक्ट्री है, कपड़े की फैक्ट्री है, तो कपड़े की फैक्ट्री में जो कार्य होगा कपड़ा बनाने का, उस कार्य को अलग अलग श्रमिकों में, अलग अलग वर्गों में बांट दिया जाता है। कोई व्यक्ति उस कपड़े को साफ करेगा, कोई धागा बुनेगा, है ना। ऐसे अलग अलग कार्य जो है विभाजन होता है। किसके द्वारा हुआ, देखो अब आगे देखो, जब उत्पादन कार्य को विभिन्न श्रमिकों में उपविभाजित कर दिया जाता है तथा प्रत्येक इकाई श्रम वस्तु या सेवा के उत्पादन में एक विशिष्ट कार्य करती है। प्रत्येक इकाई क्या करेगी, अपना एक विशिष्ट कार्य करेगी। प्रत्येक व्यक्ति को क्या दे दिया हमने, एक विशिष्ट कार्य दे दिया, तो इसे क्या कहेंगे, श्रम विभाजन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, श्रम विभाजन। श्रम विभाजन तथा विशिष्टीकरण से उत्पादकीय कुशलता में वृद्धि होती है। देखो श्रम विभाजन करने से क्या होता है कि उत्पादन की कुशलता में वृद्धि होती है। प्रत्येक व्यक्ति, है ना, ऐसा नहीं कि सारे कार्य कर सकता है। जो व्यक्ति माना सिलाई कर सकता है तो क्या वो व्यक्ति पढ़ा सकता है, क्या जरूरी नहीं है। तो दैट मींस हमने क्या कर दिया, श्रम का विभाजन कर दिया। सिलाई करने वाला सिलाई ही करेगा, तो जो व्यक्ति जो सिलाई करना जानता है वही सिलाई करेगा। और अब उस व्यक्ति को आप कह दे पढ़ाओ तो वो कैसे पढ़ा पाएगा,
उसकी उत्पादन क्षमता जो होगी, वहां पर पढ़ाने की जो क्षमता है वो बहुत कम होगी। लेकिन यहाँ पर अगर वो उस व्यक्ति को वही कार्य दे दिया जाए तो उसकी उत्पादन क्षमता में क्या होगी, वृद्धि होगी। क्लियर। आगे देखें, मुद्रा के अभाव में समस्या यह थी कि जो उत्पादन प्राप्त हुआ उसका उत्पादन में संलग्न सभी इकाइयों में वितरण कैसे हो। अब जैसे हम देखते हैं, देखो उत्पादन की अनेक सारी इकाइयां होती है, ध्यान से सुनिए। मैंने आपको उत्पादन की इकाइयां पढ़ाई थी फर्स्ट चैप्टर में कि उत्पादन करने वाली इकाइयां है, इन्हें कोई फैक्ट्री लगानी है। मैंने ये चैप्टर भी पढ़ाया, आपको बहुत अच्छे से बोर्ड पर समझा के बताया था कि उत्पादन की कौन कौन सी इकाइयां होती है ना। कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, फैक्ट्री लगानी है आपको, तो उस फैक्ट्री लगाने के लिए आपको किन किन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ेगी, उत्पादन की कौन कौन सी इकाइयां आपको आवश्यक होगी। तो सबसे पहला एक तो भूमि बताई मैंने, उत्पादन की पहली इकाई भूमि, दूसरी श्रम, तीसरी पूंजी बताई थी, लैंड, लेबर, कैपिटल। फिर मैंने बताया मैनेजमेंट, उसको मैनेज करने वाला, और एक बताया एंटरप्राइजेज, जिसको हमने उद्यमी कहा। उद्यमी कहा यानी जो ओनर है, जो मालिक है, उसके बारे में बताया। तो भूमि को तो हम क्या देते हैं, किराया देते हैं। तो ये जो उत्पादन की इकाइयां है उनकी जो कार्य कर रही हैं, जैसे आप फैक्ट्री लगाई, फैक्ट्री के लिए आपको क्या चाहिए, भूमि चाहिए, फिर श्रमिक चाहिए, और क्या चाहिए, पूंजी चाहिए, आपको उसको फैक्ट्री को मैनेज करने के लिए मैनेजमेंट चाहिए, और एक फैक्ट्री लगाने वाला पर्सन भी तो होना चाहिए। तो ये उत्पादन की 5 इकाइयां होती है, यही बताया। अब जब वस्तु विनिमय प्रणाली थी, जैसे वस्तु विनिमय प्रणाली के बाद छोड़ो, अब जब मुद्रा का प्रचलन हो रहा है, ये जो उत्पादन की 5 इकाइयां है, जो भी हमने उत्पादन किया है ना, माना आपने अपनी जो फैक्ट्री थी उस फैक्ट्री में जो टोटल आय हुई, माना 1000 रुपए आय हुई, कितनी हुई, 1000। तो उस 1000 को वापस उस उत्पादन की इकाइयों में आपको बांटना पड़ेगा ना। ये कुछ पैसा भूमि के रूप में देना पड़ेगा, भूमि को जो है किराए के रूप में देना पड़ेगा, कुछ पैसा जो श्रमिक है उनको उनकी मजदूरी के रूप में देना पड़ेगा, है ना। पूंजी के रूप में आपको ब्याज देना पड़ेगा पूंजी का, क्योंकि आपने फैक्ट्री लगाई तो आपने पूंजी भी लाए, आप श्रमिक भी लाए, आप भूमि भी ली। तो ये सारी क्या है, उत्पादन की इकाई। तो जब मुद्रा का प्रयोग हुआ तभी हम उत्पादन की इकाइयों को उनका लाभ दे पा रहे हैं, है ना, उनका पैसा जो है वितरण कर पा रहे हैं। लेकिन जब वस्तु विनिमय प्रणाली थी तो ऐसा संभव नहीं था। क्लियर। देखें, मुद्रा के माध्यम से उत्पादन में संलग्न विभिन्न उत्पादक इकाइयों में उत्पादन का वितरण संभव है, अभी मैंने बताया। और प्राप्त कुल उत्पादन या वस्तु को विभाजित किया जाना सदैव संभव नहीं है, लेकिन उसके मूल्य का मुद्रा के माध्यम से सभी उत्पादक इकाइयों में उचित आर्थिक नियमों का पालन करते हुए वितरण किया जाता है। यानी जब वस्तु विनिमय प्रणाली थी तो हम क्या करते, वस्तु का उत्पादन ही कर रहे थे और वस्तु के बदले वस्तु का विनिमय हो रहा था। दैट मीन्स आज कोई वस्तु बेचते हैं तो हमें क्या मिलता है, पैसा। लेकिन पुराने समय में जब वस्तु बेचते थे तो क्या मिलता था, वापस वस्तु। आज जो पैसा मिल रहा है हम उस पैसे को क्या करते हैं, उत्पादन की जो अलग अलग इकाइयां हैं उनमें क्या करते हैं, बांट देते हैं, है ना। कि मजदूर को जो आपको कुल आय हुई उसमें से कुछ भाग मजदूरी के रूप में देना पड़ेगा, कुछ भाग आपको पूंजी के रूप में रखना पड़ेगा, कुछ भाग उद्यमी को लाभ होगा, है ना, कुछ सैलरी देनी पड़ेगी वहां कार्य करने वाले व्यक्ति को। लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली में ऐसा संभव नहीं था। क्लियर। आगे देखें, मुद्रा के कारण ही राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय व्यापार में क्या हुई, तेजी जो है, तेज वृद्धि संभव हुई। और वस्तु विनिमय प्रणाली में व्यापार का क्षेत्र सीमित होता है तथा इतनी अधिक मात्रा में व्यापार संभव नहीं होता, क्योंकि वस्तु विनिमय प्रणाली में मैंने आपको बताया कि आवश्यकताओं के दोहरे सहयोग की जरूरत होती है ना। लेकिन और उस समय जो व्यापार होता था वो सीमित मात्रा में होता था, और जब मुद्रा का प्रयोग प्रारंभ हुआ तो इससे जो व्यापार है वो एक व्यापक स्तर पर होने लगा, है ना। और जो व्यापार में, जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार में क्या हुई, तेजी से वृद्धि हुई। वर्तमान समय में राज्य के कल्याणकारी स्वरूप को अत्यधिक बल मिला है। राज्य या सरकार द्वारा अपनी जनता के कल्याण हेतु अनेक योजनाएं चलाई जा रही है ना। जब मुद्रा का प्रयोग होने लगा तो अनेक प्रकार की योजनाएं चलाई जाने लगी, है ना। और इन योजनाओं पर सरकार को अत्यधिक व्यय करना होता है, बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है योजना को, और इस व्यय की पूर्ति सरकार कर। अब ये जो व्यय है, सरकार जो पैसा खर्च करती है, आपने देखा होगा सरकार अनेक प्रकार की योजनाएं लाती है ना, अनेक प्रकार की योजनाएं लाती है, अनेक प्रकार के संस्थान चलाती है। जैसे आप एक गवर्नमेंट स्कूल का भी एग्जांपल ले, तो वो स्कूल चलती है, वहाँ के टीचर्स को सैलरी देते हैं, उस स्कूल को मेंटेन करने का सारा पैसा कौन कर देती है, सरकार देती है। तो सरकार के पास ये पैसा आता कहाँ से, तो हम क्या करते हैं, सरकार जो है ये जो खर्च करती है, जो व्यय कर रही है सरकार, इसकी पूर्ति कर एवं सार्वजनिक ऋणों से करती है। किससे करती है, कर से। सरकार हमारे से बहुत प्रकार के, अनेक प्रकार के टैक्स लेती है, अनेक प्रकार के कर लेती है ना, और अनेक प्रकार के जो सार्वजनिक ऋण देते हैं उससे जो पैसा आता है सरकार को, है ना। आपने सुना होगा बहुत सारे लोन मिलते हैं, गवर्नमेंट के लोन, तो उससे जो सरकार को पैसा आता है, सरकार के पास जो कर इकट्ठा होता है, आपने सुना होगा टैक्स लगता है, इनकम टैक्स है, टोल टैक्स है, ऐसे बहुत सारे टैक्स लगते हैं, है ना। जीएसटी सुना होगा आपने, है ना। ये सारे टैक्स जो है किसके पास आते हैं, सरकार के पास आते हैं। यही सरकार की आय का मुख्य स्रोत है। अब ये सरकार के पास जो कर इकट्ठा हुआ, है ना, उसी कर को सरकार क्या करती है, वापस सार्वजनिक रूप से व्यय करती है ना। हमारी जो योजनाएं चलाती है उनमें व्यय करती है। देखें आगे,
वर्तमान में मानव का विकास जिस स्तर पर पहुंचा है वह मुद्रा के विकास से ही संभव है। आज हम जिस भी स्तर पर हैं, हमारा विकास जो भी हुआ है आज किसके कारण हुआ है? मुद्रा के कारण ही हुआ है। बाकी वस्तु विनिमय प्रणाली में ऐसा संभव नहीं था। आगे देखिए, संभवतः मनुष्य के जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां मुद्रा की कोई भूमिका नहीं हो, और मुद्रा एक साधन है, वह साध्य नहीं है। मुद्रा क्या है? एक साधन है। इसके द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं? अनेक प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। हमारी आवश्यकताएं जो है हमने देखा असीमित है, और उनकी पूर्ति हम किसके द्वारा कर सकते हैं? मुद्रा के द्वारा करते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो हमने आज की क्लास में मुद्रा के जो विशिष्ट कार्य जो है, अन्य जो कार्य हैं, उन कार्यों के बारे में चर्चा कर ली है। कल की क्लास में हम देखेंगे बचत क्या होती है और साख क्या होता है, हम सेविंग जो करते हैं वो कैसे किस प्रकार होती है, और क्रेडिट जो हम लोन देते हैं वो किस प्रकार दिया जाता है। क्लियर? और इसके साथ साथ हम देखेंगे कि जो बचत और साख का कार्य है, इसके बीच में जो मध्यस्थता करती है जो इकाई, जिसको हम बैंक कहते हैं, उसको क्या लाभ है, क्यों वो बचत जमा करती है, क्यों वो लोगों को ऋण देती है ना। तो बैंक का जो कार्य है वो भी हम इसी कल वाली क्लास में डिटेल से देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।